गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सीखेंगे। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट लेक्चर होगा। मेरे ख्याल से 4 से 5 लेक्चर लगेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नाम ही है इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब हम लोग दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशन को एक साथ लर्न करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज या उसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा सिंपल स्ट्रेट लाइन से, उसको हम लोग यहाँ पे जज करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि लेट पहला लाइन L1 A1x B1 बाई प्लस C1 इक्वल टू 0 है और L2 विद अनदर लाइन दैट इज A2x B2 बाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, combined or joint equation for line L1 is equal to A1x B1 by plus C1 is equal to 0 and L2 is A2x B2 by plus C2 is equal to 0 is given as multiplication of L1 into L2 is equal to 0. That is A1x B1 by C1 into A2x B2 by plus C2 is equal to 0. पहला बात क्लियर हुआ। मतलब अगर हमारे पास दो सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका अगर हम लोग कंबाइन इक्वेशन लिखना चाहें तो दैट कंबाइन इक्वेशन इज सिंपली L1 इंटू L2 और L1 L2 का जो भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंबाइन इक्वेशन आएगा। इसी में अगर हमें कंबाइन इक्वेशन पता है तो हम लोग सेपरेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सेपरेट इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग सेपरेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि लेट A1x B1 by plus C1 A2x B2 by plus C2 is equal to 0 be a combined equation of pair of line, combined equation of a pair of line, then its separate equation is of line is L1 is equal to A1x B1 by plus C1 is equal to 0 and L2 is equal to A2x plus B2 by plus C2 is equal to 0। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल समझिएगा कि अगर दो सेपरेट इक्वेशन गिवन है तो उसका कंबाइन इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेपरेट इक्वेशन होगा और यदि कंबाइन इक्वेशन फैक्टर ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो एक फैक्टर उसका एक सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, दूसरा जो फैक्टर होगा वो अदर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। मतलब सिंपली हम लोग यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमको दो इक्वेशन को कंबाइन करना है। जब हम दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर मान लीजिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको उसको फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर उसके सेपरेट इक्वेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि हम 3 लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिर नहीं कहलाता, दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द 3 डिफरेंट लाइन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स्ट्रा चीज है, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है, हम बस एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि L1 है ना, A1x B1 बाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, L2 जो है A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है
और L3 जो है A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कंबाइन करें, कंबाइन और ज्वाइंट इक्वेशन 4 L1 L2 L3 दैट इज इक्वल टू L1 इंटू L2 इंटू L3 इज इक्वल टू 0। और इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A1x B1 बाई C1 इंटू A2x B2 बाई C2 इंटू A3x B3 बाई C3 इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है ये बात? मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन है तो उसका कंबाइन इक्वेशन लिखने का मतलब बस इतना ही हुआ कि हम दोनों इक्वेशन को या तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट इज द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर? तो जब हम दो लाइन के इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो दैट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सिलेबस का पार्ट है हम लोगों का, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, हम लोग इसको सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। तो पहला तो ये इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट लीनियर इक्वेशन, है ना। अगर मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हम उसको फैक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे और जो भी फैक्टर आएगा दैट इज द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दैट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर होता है बात? अब इस पे हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट कंबाइंड इक्वेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ x प्लस बाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो जैसे मान लीजिए कि L1 जो दिया हुआ है वो x प्लस बाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड L2 इज इक्वल टू x माइनस बाई इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कंबाइंड इक्वेशन अगर हम लिखने की बात करते हैं तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इज L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, यही सीखे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके लिए लिख सकते हैं x प्लस बाई x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 और साथ में इसी को बोला जा सकता है दैट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? क्योंकि ये दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन को कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है, इस कारण से हम लोग इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है लगभग एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल आसान था। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट का टर्म्स नहीं लिए हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन ऑरिजिन से पास हो रहा है। अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई इज द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स और दूसरे लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये दोनों, ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंटिंग दीज टू लाइन एट वन टाइम। किधर हुआ ये बात? मतलब कि अगर इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन लिखना चाहें तो ये दो डिफरेंट इक्वेशन कैन बी रिटेन इन अ कंबाइंड फॉर्म लाइक दिस, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है ये बात? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेपरेट इक्वेशन लिखा हुआ है और उसका कंबाइन इक्वेशन के फॉर्म में, अगर सेपरेट इक्वेशन पूछेगा तो अलग अलग ग्राफ दिखाना होगा, कंबाइन इक्वेशन पूछेगा तो दोनों के ग्राफ को एक साथ दिखाना होगा। क्लियर होता है ये बात? ठीक है। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी L1 जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, L1 इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और L2 जो गिवन है वो गिवन है 2x माइनस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ भी कंबाइंड इक्वेशन के लिए बात करता हूँ, कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा? दैट इज L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 और इसको क्या लिखा जा सकता है? x माइनस बाई प्लस 1 2x माइनस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जनरली जब हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो फैक्टर के फॉर्म में नहीं आएगा। इस फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्म बनेगा दैट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये दो डिफरेंट फैक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन जब हम इस फैक्टर्स को सॉल्व करने जाएंगे
तो इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगा। हम इसको बोल रहे हैं ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब आगे जब भी आपके पास इक्वेशन आएगा वो फैक्टर के फॉर्म में नहीं आएगा कि दो लाइन को सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और तब हमसे पूछा जा रहा है। वो इसको आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो इक्वेशन बनेगा उस फॉर्म में आएगा। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन सिंपली ब्रैकेट टू ब्रैकेट हम लोग जानते हैं सॉल्व करना कि एक्स को सारे टर्म से सॉल्व करेंगे, माइनस वाई को सारे टर्म से सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे अगले ब्रैकेट का। तो इसके लिए लिखा जा सकता है 2x² माइनस एक्स बाई प्लस 3x माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3y, और साथ में हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला टर्म तो सब क्लियर होगा क्योंकि सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर का टर्म्स है उसको एक साथ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही दिख रहा है 2x²। उसके बाद एक्स बाई का जो भी टर्म्स है तो एक्स बाई का एक टर्म यहाँ पे है, दूसरा टर्म यहाँ पे है, इसका सम 3x बाई, फिर बाई स्क्वायर का जो टर्म है बाई स्क्वायर, फिर x के टर्म के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 3x और 2x 5x, फिर y के टर्म के लिए बात करते हैं तो माइनस 3y माइनस बाई माइनस 4y, और कांस्टेंट टर्म जो होगा दैट इज इक्वल टू 3 इज 0। तो ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि ये जो इक्वेशन बना इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक L1 होगा दूसरा L2 होगा। L1 और L2 का इक्वेशन हम लोग जानते हैं यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ x माइनस बाई प्लस 1, और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा 2x माइनस बाई प्लस 3। ठीक है, क्लियर होता है ये बात? तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स होंगे L1 और L2 इसका, और यही इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो पहला बात तो हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू कंबाइन टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, है ना, कि हम दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन को कंबाइन कैसे करते हैं। उसका मतलब बस इतना ही होता है कि मल्टीप्लाई दिस टू लाइन सिंपली, है ना, और जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ये बात? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो हम उससे सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहता तो इसका सेपरेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? व्हाट इज मेथड टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन फ्रॉम गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² माइनस 5x बाई प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है x² माइनस 5x बाई प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड वन इज x² माइनस 3x बाई माइनस 2y स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज 2x² माइनस 3x बाई प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ दो तरीके का इक्वेशन लिखा हुआ है ना। पहला तो ये x² माइनस 5x बाई प्लस 6y स्क्वायर, इसके बाद का टर्म इसमें नहीं है, x बाई और कांस्टेंट टर्म नहीं है। दूसरा इक्वेशन में 2 डिग्री टर्म भी है, 1 डिग्री टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। उसी तरीके से तीसरे इक्वेशन में से 2 डिग्री टर्म है, इसी तरीके से चौथे इक्वेशन में 2 डिग्री टर्म भी है, 1 डिग्री टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म है। तो हम किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आगे बताते हैं कि आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि x² माइनस 5x बाई प्लस 6y स्क्वायर को सॉल्व कर इसका सेपरेट इक्वेशन बनाना है। तो सेपरेट इक्वेशन बनाने में हम लोगों को ये चीज़ तो दिख रहा है कि दिस इज आइदर इन क्वाड्रेटिक इन x, या तो हम लोग ये समझते हैं कि इट इज आइदर इन क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। या तो हम इसको x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे या y के टर्म में करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग x के टर्म में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 बाई x प्लस 6y स्क्वायर। क्लियर होता है ये बात? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं। दो मेथड यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम श्रीधराचार्य मेथड का यूज कर लें, जो कि बेसिकली हम लोग 10th क्लास में भी सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, कि अगर हमारे पास
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो x का मान निकल कर आ सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, या हम लोग इसका फैक्टर भी लिखने का तरीका जानते हैं कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर कर उसके फैक्टर को चेक करेंगे और उसका सम और डिफरेंस चेक करना चाहेंगे कि कब वो bx के बराबर होता है। उस तरीके से बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसका 2 फैक्टर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो भी यहाँ भी आसान है, हम इसी मेथड का यूज करेंगे दोनों क्वेश्चन में, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे x के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, तो माइनस ऑफ -5/b का मान प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 6 स्क्वायर। देखिएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर बाय 2। क्लियर होता है ये बात? इसको अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस बाई 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन निकल कर आएगा। पहला इक्वेशन होगा 2x इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन होगा 2x इज इक्वल टू 4। चेक कीजिएगा क्या ये आ रहा है। इसको अगर हम लोग कंबाइन करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिफरेंट इक्वेशन निकल कर आए। पहला जो होगा x माइनस 3 और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 2। क्लियर होता है ये बात? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगर हम सेपरेट इक्वेशन लिखना चाहें तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है चीज? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये L1 और L2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए कि ये L1 है और ये वाला L2 है। कोई भी L1 ले सकते हैं, कोई भी L2 ले सकते हैं। तो पहला तो तरीका समझ में आता है कि जब सिर्फ 2 डिग्री टर्म्स होगा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन भी। आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, इसका अभी तक हमने ये वर्ड यूज़ नहीं किया था। आप सिंपली इसको इस तरीके से समझिए कि हर एक टर्म में 2 डिग्री है ना। पावर जो है या डिग्री जो है इसकी 2 है, तो ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा और ये सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस कहलाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है और 0 डिग्री भी है। क्लियर होता है ये बात, है ना? तो 2 डिग्री को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 डिफरेंट लाइन निकल कर आएगा। 2 डिफरेंट लाइन को लिखने का तरीका आपके पास क्लियर होता है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चीज़ को सीखते हैं तो इसके रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन सी वाला है, इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पे। बी को हम आपको यहाँ पे समझा देंगे और उसके रिगार्डिंग डी को आप एज ए होमवर्क सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ये बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन डी वाला है, जिसको आप लोग घर में खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला था पहले वाले में कि या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x दिख रहा है, या आप इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। उस बात से कोई मतलब नहीं होता। जनरली हम लोग x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। तो इसको अगर हम x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 5/x। जो भी x का टर्म है उसको एक साथ लिख रहे हैं, और जो y का टर्म होगा, जितना भी y का टर्म होगा, है ना, जो कि x से फ्री है, वो सारा का सारा एक साथ आएगा। 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, साथ में कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगा। तो आपको इसमें ये दिख रहा है कि ये जनरल फॉर्म हो गया ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का। दिख रहा है क्या? क्लियर होता है ये बात? तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ए का मान 1 होगा, बी का मान 1 माइनस 5/, है और सी का मान जो है वो है हमारे पास 4/² प्लस 2/-2। ये बात क्लियर है? अब फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे, जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए तरीका जानते हैं, 10th क्लास में सीखा है। तो अगर मैं x के लिए सॉल्व करने की बात करता हूँ तो x के लिए फॉर्मूला लिखने का तरीका हमको आता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पे जो b का मान है वो लिखा हुआ है -1 माइनस 5/, प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 माइनस 5/, का होल स्क्वायर माइनस 4a 4/2/-2। देखिए ना, डिवाइडेड बाय 2 × 1 a का मान। ठीक है, अब हम इसको जब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक ये लीनियर इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता हुआ दिख रहा है तो हम ये क्वेश्चन में कमेंट करना पड़ेगा कि गिवन पेयर ऑफ या गिवन सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कांट बी रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर होता है ये बात? ये कुछ और चीज रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में भी ये परफेक्ट स्क्वायर बना था, इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 5/-1, माइनस कॉमन निकाल कर कंज्यूम करा लिए। इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस 1 प्लस 25/² माइनस 10/, माइनस 16/² माइनस 8/, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/-1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 16 9/² माइनस 10/-8 18/, साथ में 9। देखिएगा, डिवाइडेड बाय 2 को आप इधर ही लिख दीजिए 2x। क्या ये लिखा जा सकता है? अब जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 3/-3 का होल स्क्वायर, चेक करना होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 2x इज इक्वल टू 5/-1 प्लस माइनस 3/-3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको अगर हम लोग लिखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 5/-1 प्लस माइनस 3/-3। इसको आप सॉल्व करके लिखिएगा तो आपके पास 2 सेपरेट इक्वेशन निकल कर आएगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं तो प्लस के साथ 2x इज इक्वल टू 5/-1 3/-3, और माइनस के साथ लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5/-1 माइनस 3/+3। क्या ये लिखा जा सकता है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/8, तो हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 8/-4। इसको लिखा जा सकता है 2x इज इक्वल टू 2/+2, और इसको और सही से सॉल्व कीजिएगा, जो भी कॉमन टर्म है उसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो x -4/+2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो टर्म्स आएगा x -1 इज इक्वल टू 0 इज द सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का हम 2 फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर लिख सकते हैं। एक फैक्टर होगा इसका x -4/+2, और दूसरा फैक्टर होगा इसका x -/-1। ये इसका सेपरेट इक्वेशन का
इक्वेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखना, जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी हम दो लीनियर इक्वेशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा। उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट गिवन इक्वेशन है, सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या दिया हुआ जो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पर कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी बस हम इस बात को चेक कर पा रहे हैं कि क्या हम इसको श्रीधराचार्य मेथड से दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशन में सेपरेट कर पाते हैं या नहीं। तो कर पाते हैं। इसी बेसिस पे आप ये दोनों क्वेश्चन है ना घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर मेथड है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अभी हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेपरेट इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उससे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का तरीका सीखे हैं, और अगर कंबाइन इक्वेशन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसको सेपरेट कर कर दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने का तरीका सीखे, दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशन को निकालने का मेथड सीखे। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन of the form of a naught x की पावर n y की पावर 0, a1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड an x की पावर 0 y की पावर n is known as n degree homogeneous equation, n degree homogeneous equation in x and y, कितना है इन x एंड y। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का होगा कि हर एक टर्म में, इसमें अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ ईच टर्म इन दिस इक्वेशन इज n, तो हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि दैट इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री, है ना, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री, या इट इज नोन एज द n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन x एंड y। जैसे इसका अगर हम लोग एग्जांपल इसी में हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हमारे जो टॉपिक में है हम लोगों को जो आज सीखना है वो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में सीखना है और सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में सीखना है ना। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि हाउ टू डिस्टिंग्विश होमोजेनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अभी मैं आपको भरवाली बता दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस में। सिंपली होमोजेनियस इक्वेशन में हर एक टर्म का जो डिग्री होता है वो सेम होता है, और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंपल इतना ही हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। आगे मैं सिंपल एग्जांपल लूँगा, वहाँ पे मैं इस डिस्कशन को देखूंगा। इसके पहले भी मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। उस एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई माइनस 6y स्क्वायर या प्लस 6y स्क्वायर, तो ये होमोजेनियस का टर्म हो गया। और इसी इक्वेशन को मैंने दूसरा इक्वेशन के फॉर्म में आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये नॉन होमोजेनियस का हो गया। अभी जस्ट मैं आपको एज एग्जाम्पल लेकर इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप देख लीजिए सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इज रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h x बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, इज सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन।
क्यों होमोजेनियस? क्योंकि हर एक टर्म का जो पावर है, यहाँ पे अगर मैं x और y के पावर के लिए बात करूँ, इंडेक्स की बात करूँ, तो सम ऑफ इन पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 2, या हर एक टर्म में जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, तो इसको हम लोग सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। बट a, h एंड b नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। कोई एक 0 हो सकता है, कोई 2 0 हो सकता है, पर एक साथ अगर हम लोग इसको 0 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके लिए एग्जाम्पल के लिए बात करता हूं, तो पहला एग्जाम्पल है इसका x स्क्वायर एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये सेकेंड डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो डिग्री इसके 2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर हम इसी में लिखना चाहें तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 3x बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके डिग्री के लिए बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये कुछ एक बेसिक एग्जांपल है सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस के बारे में। हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ax स्क्वायर 2hx बाई, यहाँ पे जो पावर मैंने इंडिकेट किया था 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे कि ये कॉफिशिएंट है वो एक साथ 0 नहीं हो सकता, तीनों एक साथ 0 हो ऐसा संभव नहीं है। कोई 2 एक साथ 0 हो सकता है, कोई एक 0 हो सकता है, पर तीनों एक साथ 0 ऐसा संभव नहीं है। सिंपल एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे h का मान 1/2 है, या h का मान 2h का मान 1 है, और बाई स्क्वायर में b का मान जो है वो 1 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि हर एक टर्म में जो डिग्री है वेरिएबल्स का वो 3 है। क्लियर होता है ये बात? दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन of the form of ax square 2hx by b by square 2gx 2f by plus c is equal to 0 represent सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन वेयर ए एच या ABC FGH belongs in real number या are real and A H B not equal to 0 0 0। ये तीनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? जैसे ही अगर ये एक साथ 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर a, h और b का टर्म 0 हो गया तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन नहीं रहेगा। क्लियर होता है ये चीज़? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले चलिए पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग नॉन होमोजीनियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इस टर्म के लिए बात करूं तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई की पावर 0 2x बाई 3 बाई स्क्वायर
2x1 बाई की पावर 0, इसको लिखा जा सकता है बाई 1 x की पावर 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0 बाई की पावर 0। तो अगर मैं हर एक टर्म के लिए बात करता हूँ तो इस टर्म में x और बाई की पावर का जो सम होगा वो 2 होगा, इस टर्म में x और बाई की पावर का जो सम होगा वो 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। लेकिन अगर मैं इसमें और इसमें बात करता हूँ तो यहाँ x का पावर 1 है, बाई की पावर 0 है, तो सम यहाँ पे इस टर्म का जो डिग्री का सम होगा वो 1 होगा, इस टर्म में डिग्री 1 होगी और इस टर्म में डिग्री 0 होगी। तो यहाँ पे हर एक टर्म का डिग्री सेम नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी में अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल दूसरा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ये बेसिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 5। तो अगर मैं इसके लिए बात करता हूं तो ये भी हमारे पास सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएगा, सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ही आएगा। ठीक है, इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ तो डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 0 है। लेकिन इसी में अगर हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को भी हटा देंगे तो 3x स्क्वायर 2x बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। अभी हम लोग सीखे थे होमोजीनियस इक्वेशन, अभी हम लोग सीखे थे इसके बारे में कि यदि कांस्टेंट का टर्म और x बाई का टर्म्स हटा दें तो सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर होता है बात? अब हम इस सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़े सीखेंगे, फिर हम लोग सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप इसको नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इस रिजल्ट को सीखने के बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके रिगार्डिंग, जो कि हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में वेरी यूजफुल होगा, उस रिजल्ट के बारे में सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन is always passing through origin. Second degree homogeneous equation represent a pair of a straight line, a straight line which is always passing origin, which is always passing through origin provided h square greater than ab। ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन को ax स्क्वायर 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑलवेज पासिंग थ्रू ऑरिजिन प्रोवाइडेड h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, या h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे ये चेक करना होगा कि दिया हुआ इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा, यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है तब। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम लास्ट क्लास में सीखे थे कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है और उससे हमको सेपरेट इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो श्रीधराचार्य का मेथड यूज करते हैं। और यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि लेट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2h बाई एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये लिया जा सकता है? ठीक है। जैसे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो x के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं x का मान निकालने के लिए, तो लास्ट क्लास में भी फार्मूला सीखे थे कि इसके लिए जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए x का मान निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे x का मान निकालने के लिए जा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2h बाई प्लस b बाई स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 4h स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4ab बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस 2h बाई स्क्वायर कॉमन निकालिएगा प्लस माइनस बाई अंडर रूट बाई, ये भी 4 भी कॉमन निकाल लीजिए तो 2 बाई h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2a। अब यहाँ पे हमको समझना है कि यदि दिस टू लाइन, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए कि L1 और L2 है ना, तो यदि ये लाइन रियल होगा इफ x बिलोंग्स इन R या x इज रियल, इफ x इज रियल दिस इंप्लाइज कि h स्क्वायर माइनस ab मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम लोग ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल, मे बी इक्वल, मे बी डिस्टिंक्ट, है ना। तो हम यहाँ पे यही कंडीशन लगा रहे हैं कि h स्क्वायर माइनस ab अगर रूट के अंदर का ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइन बनेगा बोथ लाइन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या बोथ लाइन आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज फॉर रियल लाइन h स्क्वायर माइनस ab मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला तो यही रिजल्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू रियल लाइन इफ एंड ओनली इफ h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बोथ लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। क्यों ओरिजिन से पास करेगा? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिर्फ x और y का टर्म आएगा, कांस्टेंट का टर्म इसमें नहीं आपको दिखेगा। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है आफ्टर सॉल्यूशन गिव द टू डिफरेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू डिफरेंट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ax स्क्वायर 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू रियल लाइन if and only if h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। यदि h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए इसको हम आगे सीखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड पॉइंट में नोट किया कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन that is ax स्क्वायर 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट real and different line, represent real and distinct line if and only if h square greater than ab, या इसी को लिखा जा सकता है h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0। मतलब अगर मैं सिर्फ ग्रेटर दैन 0 के लिए बात करूंगा, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। इसी तरीके से कि बोथ लाइन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, बोथ लाइन आर रियल एंड कोइंसिडेंट if and only if h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और इसी को लिखा जा सकता है h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। एक ही बात लिखा हुआ है। एंड फॉर इमेजनरी लाइन h स्क्वायर लेस देन ए बी, या हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी लेस दैन 0। तो ये तो बेसिक बात था, ये सारा चीज़ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है। मेरे ख्याल से आप इसको समझते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड रूट्स आर इमेजिनरी। सेम चीज़ हमारे पास सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में भी आएगा, क्योंकि अभी हम लोग सीखे थे इसको कि इसको एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्स और आइदर इन टर्म्स ऑफ बाई। तो जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, एक्स को बाई के टर्म में लिखने के लिए जाएंगे, है ना, तो वहाँ से अगर हम लोग इसको देखते हैं, जैसे फिर से आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जो रिजल्ट लिखे थे इसमें वो लिखे थे x इज इक्वल टू माइनस 2h बाई प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा यही रिजल्ट लिखा गया था, 4 स्क्वायर था 2 बाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2a, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ था। और इसको लिख सकते थे x अपॉन बाई इज इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए, है ना। तो एक्चुअली में x अपॉन बाई के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे या बाई अपॉन एक्स, तो ये जो वैल्यू है वो रियल कब होगा, जब ये वाला टर्म्स रियल होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन आ जाए तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकल कर आएगा। तो हम इस बात को हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक से भी हम इस बात को समझते हैं। इसी में हम लोग आगे पॉइंट कंटिन्यू करते हैं कि अगर सेकेंड डिग्री n डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड पॉइंट नोट करते हैं कि n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन always passing through origin, हमेशा origin से ही पास करेगा, always passing through origin। क्लियर है ये बात कि थर्ड n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर हम थर्ड डिग्री के लिए बात करते हैं, थर्ड डिग्री इक्वेशन के लिए, तो थर्ड डिग्री इक्वेशन जो आता है वो हम लिख सकते हैं a x क्यूब, है ना, बी एक्स स्क्वायर बाई सी एक्स बाई स्क्वायर एंड डी बाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये 3 डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, L1, L2 और L3 को, ठीक है। और ये तीनों लाइन जो होगा वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स और बाई समझता हूँ तो ये हमारे पास हो सकता है L1 को रिप्रेजेंट करता हो, ये लाइन L2 को रिप्रेजेंट करता हो और ये वाला लाइन L3 को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों लाइन ओरिजिन से पास कर सकता है। या कंडीशन क्या हो सकता है
या तो तीनों लाइन ओरिजिन से पास करे और कोई भी दो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाए और तीसरा डिफरेंट हो जाए। ये भी हो सकता है कि L1 एंड L2 एक ही पे कोइंसिडेंट हो गया और L3 अलग हो गया। या हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीनों लाइन जो है एक ही लाइन पे कोइंसिडेंट हो जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L1, L2 और L3 तीनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होता है ये बात? तो ये सारा चीज़ बिल्कुल अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। बेसिकली हम लोग को सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ही पढ़ना है, तो बेसिक बात हम लोग सीखे हैं। कुछ एक और बेसिक चीज़ है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। If y is equal to m1x and y is equal to m2x, represent the separate equation of pair of a straight line represented by ax square plus 2hx pi plus by square is equal to 0, then m1 plus m2 is equal to minus 2h by b and m1 into m2 is equal to a by b। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको देखिएगा कि ये कहना चाह रहा है थ्योरी कि ax स्क्वायर 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यदि दो डिफरेंट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x को। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ द स्लोप ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू डिफरेंट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू a बाई बी होगा। क्लियर है? इसको हम लोग कैसे समझते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये इसका सेपरेट इक्वेशन है, तो सेपरेट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड इक्वेशन निकल कर आएगा। तो इसको हम लोग पहला मानते हैं और मल्टीप्लाई द सेपरेट इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं नाउ y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस m2x बाई, ठीक है, माइनस m1x बाई प्लस m1 m2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m1 m2x माइनस m1 प्लस m2x बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें ना, इसको आप सेकंड मानिए, फ्रॉम वन दिया हुआ है ax स्क्वायर 2hx बाई b बाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस टर्म में लिखने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2h बाई बी एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड आर द सेम इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन। समझते हैं इस बात को? और जैसे ही ये सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, सॉरी, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर कराएंगे तो जैसे ही हम कंपेयर कराने का मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट को कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, और साथ में लिखा जा सकता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। क्लियर होता है ये बात? तो यही रिजल्ट हमको समझना था कि यदि ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो दो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब हम लोग समझे थे कि ये दोनों लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो एक लाइन को हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू m1x और दूसरे लाइन को मान लेते हैं y इज इक्वल टू m2x। तो सम ऑफ द स्लोप हमेशा इस इक्वेशन के टर्म में, कोफिशिएंट के टर्म में अगर लिखना चाहें
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर है ये बात? तो -2 कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसी तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। समझते हैं इस चीज को? ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आप वाई स्क्वायर ही लिख दीजिए। तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि यदि सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो दोनों लाइन का जो स्लोप का जो सम होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, और दोनों लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होगा हमेशा। ठीक है। तो ये बात जो है ये क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। इसको हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड वैल्यू ऑफ a प्लस b। मॉड वैल्यू ऑफ a प्लस b क्यों लिए? क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल के लिए बात करते हैं, इस कारण से हमको मॉडुलस वैल्यू लगाना है। और इसको अगर हम इन्वर्स के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इन्वर्स के टर्म में लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, यहीं पे लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b का मॉड। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होगा, उन सारे डिस्कशन को ध्यान से सुनना है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इस बात को सीखेंगे कि हमारे पास ये रिजल्ट कहाँ से आया कि हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हम इस रिजल्ट को सीख रहे हैं, यहाँ पे हम इस बात को कंसीडर कर सकते हैं कि h जो है वेयर a is the coefficient of x square, b is the coefficient of y square, and h is the coefficient of 2x by। क्लियर है ये बात? ठीक है। 2x बाई का जो कोफिशिएंट है उसके टर्म में हम लोग याद रखेंगे इसको। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है क्योंकि छोटा क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। रिजल्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एंगल बिटवीन द टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू tan थीटा 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। क्लियर होता है चीज? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये रिजल्ट कहाँ से है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कि मान लीजिए कि ये x स्क्वायर 2hx बाई b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। ये दो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। मानते हैं इस बात को। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं m1 प्लस m2 के लिए बात करता हूं तो अभी हम लोग इस रिजल्ट को जस्ट पिछले पॉइंट में सीखे थे कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द टू सेपरेट लाइन must be minus 2h by b and product of the roots m1 m2 is equal to a by b। ये रिजल्ट अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। अब आइए, अब यहाँ से हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फीलिंग आएगी तो आप एग्जाम में खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं भी याद है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये लाइन है y इज इक्वल टू m1x का और ये लाइन है y इज इक्वल टू m2x का। ठीक है। m2x का हमसे थ्योरी ये कहता है कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं दैट वैल्यू इज इक्वल टू थीटा। ऑलवेज कैलकुलेट एक्यूट एंगल। पहला बात क्लियर होता है। अब हम इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए एंगल बिटवीन टू लाइन स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का मॉड। क्या ये रिजल्ट पढ़े हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में?
इसी रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये दो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और इसके बीच का स्लोप हम लोग मान लिए m1 m2। अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इस रिजल्ट को हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लिखा जा सकता है m1 माइनस m2 को अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। समझिएगा इस बात को, क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। और डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है 1 प्लस m1 m2। दूसरा बात क्लियर है। ऐसा हम लोग क्यों लिख सकते हैं, इस कारण से हम लोग इस तरीके का लिख सकते हैं क्योंकि m1 माइनस m2 को अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये m1 माइनस m2 के बराबर ही रिजल्ट देगा। रूट अंडर m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 का स्क्वायर बनेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक में हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमारे पास m1 प्लस m2 का मान पता है तो हम इसको लिख सकते हैं 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखिएगा, माइनस m1 इंटू m2 का मान पता है, इसको लिखा जा सकता है 4a बाई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का मान पता है a बाई बी का मॉड। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये किसका मान निकल कर आएगा, ये tan थीटा का मान निकल कर आएगा। समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहला रिजल्ट तो हमारे पास यही सीखना था कि डैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। इसके बाद हम इस रिजल्ट को यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं कि दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, या कोइंसिडेंट होगा तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, क्योंकि if L1 एंड L2 आर L1 और L2 और कोइंसिडेंट लाइन if L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट लाइन, this implies m1 must be equal to m2। this implies कि एंगल जो होना चाहिए वो उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। और उस केस में हम लोग यहाँ जो बोल सकते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट ये निकल कर आता है कि अगर हमारे पास ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा या रियल और कोइंसिडेंट होगा तो उसके लिए जो कंडीशन होगा वो m1 h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखा रहे हैं कि m1 और m2 एक रियल स्लोप है, उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में if L1 एंड L2 आर डिफरेंट, है ना, दिस इंप्लाइज कि ये जो वैल्यू है h स्क्वायर माइनस ए बी का वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए रियल डिफरेंट के लिए। क्लियर है ये चीज। और इसी में तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि L1 and L2 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, यही ना, तभी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि tan थीटा का मान 90 डिग्री, सॉरी tan थीटा का मान जो है वो इन्फिनिटी की ओर जाना चाहिए। दिस इंप्लाइज थीटा गोज टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या होगा कि ये इन्फिनिटी कब बनेगा, जब a प्लस बी का जो सम है वो 0 होगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन इज, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन इज a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि कोफिशिएंट ऑफ, दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकल कर आया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यदि 0 के बराबर हो गया तो दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टू परपेंडिकुलर लाइन, और यदि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, दिस इंप्लाइज दिस टू लाइन आर कोइंसिडेंट, है ना, क्योंकि पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, पैरेलल होगा, बोथ लाइन आर पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड पैरेलल, दिस इंप्लाइज की कोइंसिडेंट होगा। और यदि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो गया, मतलब दोनों लाइन कोई ना कोई सर्टेन एंगल बनाएगा जो कि 0 नहीं हो सकता और 90 डिग्री नहीं हो सकता, इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री के बीच में कोई ना कोई एक्यूट एंगल दोनों रियल लाइन के बीच में होगा। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हम लोग यहाँ पे इसको रोकते हैं। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।